लास्ट वीडियो में हमने NMR की केमिकल शिफ्ट डिस्कस करा। उससे पहले हमने नंबर ऑफ सिग्नल्स के बारे में डिस्कस करा। नंबर ऑफ सिग्नल से हमें किसी भी मॉलिक्यूल में कितने टाइप के इक्विवेलेंट और कितने हमारे नॉन इक्विवेलेंट टोटल डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स के बारे में पता चलता है, हाइड्रोजन के बारे में पता चलता है। केमिकल शिफ्ट में हमें वो प्रोटॉन के एनवायरनमेंट के बारे में पता चलता है। जो हमारे पास सिग्मा या पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी सर्कुलेशन से जो हमारे पास सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड हमारे अप्लाइड को अलाइन करता है, अपोज करता है। उस वजह से हमारे पास शील्डिंग या डीशील्डिंग आ जाती है और उस वजह से हमारा सिग्नल डाउन फील्ड या अप फील्ड ऑब्जर्व होता है। उस वजह से हम कह सकते हैं कि हमें उस पर्टिकुलर प्रोटॉन का उसके एडजेसेंट कैसे ग्रुप पड़े हैं उनका एनवायरनमेंट पता चलता है कि मेरे पास डोनेटिंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है या ज़्यादा है। अब अगर हम किसी भी NMR कंपाउंड का NMR स्टडी करते हैं, हमारे पास 200 मेगाहर्ट्ज का NMR है, मशीन 60 मेगाहर्ट्ज का, तो हमारे पास जो केमिकल शिफ्ट है सिग्नल है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड, चाहे मैं कोई भी मेगाहर्ट्ज वाले इंस्ट्रूमेंट पे स्टडी करूँ, मेरे पास हर केस में उसकी प्रोटॉन की एक वैल्यू आनी चाहिए। तो हम वो इन द फॉर्म केमिकल शिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ ppm लेते हैं, जो हमारे पास लास्ट वीक फॉर्मूला आ गया था ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारी हार्ट्स में थी, अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो कि मेगाहर्ट्ज में होती है। इसको हम जो भी हमारे पास सपोज 200 मेगाहर्ट्ज है तो 2 × 10⁶ और साथ में हम 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास केमिकल शिफ्ट है इनको ppm आ जाती है। ये जो वैल्यू हमारी इंडिपेंडेंट होती है वो स्पेक्ट्रोमीटर कितनी रेडियो फ्रीक्वेंसी का है, चाहे मैं 100 मेगाहर्ट्ज पे NMR करूँ, चाहे 60 पे करूँ, चाहे 200 पे करूँ, मेरे पास तीनों केसेस में केमिकल शिफ्ट की एक वैल्यू आएगी। पिछली बार हमने ये फॉर्मूला डिस्कस कर लिए थे और हमने एक दो प्रॉब्लम्स दी थी मैंने आपको, तो पहले हम वो प्रॉब्लम डिस्कस करें। सबसे पहला क्वेश्चन था कैलकुलेट केमिकल शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन गिविंग सिग्नल्स एट 50 and 150 हर्ट्ज इन 60 मेगाहर्ट्ज NMR स्पेक्ट्रोमीटर एंड उस सिग्नल्स को 2 के उसमें भी कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है केमिकल शिफ्ट इन ppm का, 50/60 × 10⁶ × 10⁶, तो मेरे पास डेल्टा वैल्यू 0.83 आ गई है। तो टाउ में मेरे पास रिलेशन आ जाएगा 10 - डेल्टा, दैट इज मेरे पास टाउ में ये वैल्यू 9.17 आ जाएगी। सिमिलर लाइंस पे अगर मैं 150 हर्ट्ज के लिए फाइंड आउट करूँ, 150/60 × 10⁶ × 10⁶ मेरे पास 2.5 आ जाएगी। टाउ स्केल पे ये वैल्यू मेरी 10 - 2.5 दैट इज 7.5 आ जाएगी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन था हमारा व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन इन 300 मेगाहर्ट्ज NMR गिविंग सिग्नल एट 100 हर्ट्ज इन 100 मेगाहर्ट्ज NMR स्पेक्ट्रोमीटर। दैट इज मेरे पास जो 100 मेगाहर्ट्ज वाली मशीन है उस पर सिग्नल मेरा 100 हर्ट्ज पे आ रहा है। 300 में मेरे पास सिग्नल कितने पे आएगा, पहले मैं केमिकल शिफ्ट डेल्टा इन ppm फाइंड आउट करूंगी, 100/100 × 10⁶ × 10⁶, ये मेरे पास 1 वैल्यू आ गई। मेरे पास केमिकल शिफ्ट 1 आ गई। मेरे पास फॉर्मूला है केमिकल शिफ्ट इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इंटू 10⁶। अब हमें 300 मेगाहर्ट्ज से फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है, इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी 300 × 10⁶, रेडियो फ्रीक्वेंसी है मेगाहर्ट्ज में, इंटू 10⁶, तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 300 हर्ट्ज आ जाएगी। और हम क्या कह सकते हैं, अगर मेरे पास कोई प्रोटॉन 100 मेगाहर्ट्ज पे 100 हर्ट्ज पे सिग्नल दे रहा है तो 300 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट पे वो 300 हर्ट्ज वैल्यू पे सिग्नल देगा। देन उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन थे हमारे केमिकल शिफ्ट के। एक और हमने क्वेश्चन करा था वी हैव टू साइन द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हर केस में मुझे अलग अलग NMR सिग्नल दिए हुए थे। सपोज मेरे पास पहला कंपाउंड था C2H6O, इस केस में मेरे पास 1 सिग्नल आ रहा है। 1 सिग्नल आ रहा है मीन्स मेरी ऑल हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट है, उन सभी हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट एग्जैक्टली सेम है। तो मेरे पास कंपाउंड की स्ट्रक्चर इसमें ये और ये मेरी हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है। लेकिन मेरे पास है C2H6 3 सिग्नल्स, इट मीन्स मेरे पास 3 सिग्नल्स है।
वहाँ में मेरे पास सपोज इथाइल ग्रुप है, एक सिग्नल इसका आ गया, एक आ गया, साथ में अल्कोहल ग्रुप है। अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो मेरे पास 3 सिग्नल आ जाएंगे। देन इसके बाद मेरे पास है C2H4Cl2 1 सिग्नल। अगेन मेरी दोनों चारों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, चारों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है और दोनों कार्बन पे सिमिलर एनवायरनमेंट है, तो मेरे पास 1,2 डाइक्लोरो इथेन कंपाउंड आ जाएगा। नेक्स्ट है C2H4Cl2 2 सिग्नल, इट मीन्स 2 टाइप के हाइड्रोजन है। वो मेरी किस वे से पॉसिबल है? एक ये मिथाइल ग्रुप की हाइड्रोजन इक्विवेलेंट होगी, दूसरा एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन लगी, तो मेरी इस केस में 2 टाइप की सिग्नल है। अब हमें ये तो पता चल गया कि मेरे पास केमिकल शिफ्ट आ रही है, प्रोटॉन में डाउन शील्ड या हम क्या कहते हैं डीशील्डिंग या शील्डिंग हो रही है, मेरा सिग्नल डाउन फील्ड या अप फील्ड आ रहा है। एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर प्रोटॉन, एक पर्टिकुलर कंपाउंड में प्रोटॉन की हमारे पास कुछ रेंज दी हुई है कि अगर सपोज मेरे पास एरोमेटिक प्रोटॉन है, वो इस पर्टिकुलर वैल्यू पे आएंगी। ये हम डिस्कस करते हैं केमिकल शिफ्ट ऑफ द डिफरेंट प्रोटॉन्स एंड पोजीशन ऑफ द एनएमआर सिग्नल। अगर आपको ये टेबल क्लियर हो जाता है तो हमारा एनएमआर जो अभी तक हमने केमिकल शिफ्ट करा, और ये पहली बार में हमें नहीं लर्न होगी, जब हम 2-3 बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ आने लग जाएगा कि ये टाइप की नेचर का प्रोटॉन है, तो मेरे पास यहाँ पे सिग्नल आएगा। सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन के केस में हमारे पास मैक्सिमम अपफील्ड फील होता है, इट मीन्स लो डेल्टा वैल्यू आएगी। जो मेरे पास CH3, यहाँ पे मैं अंडरलाइन शो कर रही हूँ, जो मेरा अंडरलाइन प्रोटॉन है, हम उस पर्टिकुलर प्रोटॉन की सिग्नल की बात करें और ये सिग्नल हम डेल्टा में दे रहे हैं, तो में आप 10 माइनस फॉर्मूला लगा के डेल्टा का इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 10 माइनस डेल्टा। चाहे आप डेल्टा में ही देख लीजिए, नो इशू। सबसे पहले प्राइमरी हमारे पास है, ये वाला प्रोटॉन हमारा 0.9 पे आता है। देन सेकेंडरी प्रोटॉन, दैट मीन्स कार्बन पे 2 ग्रुप R लगे हैं, 1.3 डेल्टा वैल्यू। टर्शरी प्रोटॉन हमारे पास R3CH 1.5 डेल्टा वैल्यू पे आती है। देन उसके बाद विनाइलिक प्रोटॉन हमने ऑलरेडी डिस्कस करें, जो मेरे प्रोटॉन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले हैं, उस केस में हमारे पास प्रोटॉन 4 to 6 के बीच में जर्नल हम कह सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू 4.6 to 5.9 है। ऐसे एसिटिलिक प्रोटॉन मेरे अपफील्ड आते हैं, अपफील्ड आते हैं तो मेरे 2 से 3 के बीच में, तो मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ। और अगर आप इन तीनों कंपाउंड्स को कंपेयर करें, मेरे पास एक एनएमआर स्पेक्ट्रा एल्केन्स का है, दूसरा एल्कीन्स का है और तीसरा एल्काइन्स का है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रा देख के क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एल्कीन का है, कौन सा एल्कीन का, कौन सा एल्काइन का? अगर मेरे पास एनएमआर में पीक्स बिलो 2 है तो मेरा वो पर्टिकुलर एल्कीन कंपाउंड है। अगर बस मेरे पास एनएमआर सिग्नल 2 से 3 के बीच में आ रहा है तो मेरे पास कोई एसिटिलीन हो गया। सपोज हमें 3 कंपाउंड दे दिए गए हैं, इथेन, इथीन, इथाइल, तो तीनों में मेरे पास कहाँ पे सिग्नल आएगा? अगर मेरे पास इथेन है, CH3 वाले होंगे तो मेरे सिग्नल 0.9 पे आ जाएंगे। अगर मेरे पास इथीन है तो मेरे पास सिग्नल 4 to 6 के बीच में आ जाएंगे, और मेरे पास अगर एसिटिलीन है तो मेरे पास सिग्नल 2 से 3 के बीच में आ जाएंगे। आगे हम एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करें हाउ विल यू डिफरेंशिएट इथेन, इथीन एंड इथाइलिन ऑन द बेसिस ऑफ एनएमआर। तीनों में मेरे पास अलग अलग डेल्टा वैल्यू पे सिग्नल आएंगे, कौन सी डेल्टा वैल्यू पे कौन सा सिग्नल आ रहा है अभी हमने डिस्कस करा, तो मैं इजीली बता सकती हूँ कि ये वाला स्पेक्ट्रा मेरा एल्कीन का, ये एल्कीन का है, ये मेरा एल्काइन का है। नेक्स्ट हमारे पास है एरोमेटिक प्रोटॉन। एरोमेटिक प्रोटॉन हमारे यूजली 6 to 8 के बीच में आते हैं, जो हमारे बेंजीन से ज्वाइंट होते हैं, बेंजीन रिंग पे लगे होते हैं आप कह सकते हैं। अलाइलिक प्रोटॉन, अलाइलिक प्रोटॉन हमारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन, ये वाला जो मेरा कंपाउंड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसकी कार्बन पे कुछ ग्रुप लगे तो ये मेरे अलाइलिक कंपाउंड्स होते हैं। अगर यहाँ पे H की जगह Cl लग जाए अलाइलिक क्लोराइड हो गए, अगर मेरे पास OH लग जाए अलाइल एल्कोहल हो जाता है, तो अलाइलिक सिग्नल्स मेरे 1.7 पे आते हैं। देन इसके बाद है अगर मेरे पास फ्लोरीन लगी हुई है, सपोज मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है CH3F या CH3CH2F,
तो जो मेरा फ्लोरीन जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसी कार्बन पे हाइड्रोजन लगे, वो हाइड्रोजन मैक्सिमम डाउनफील्ड होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, OH ग्रुप में से। अगर मतलब किसी कार्बन पे ये चारों ग्रुप लगे हुए हैं तो फ्लोरीन वाला सिग्नल मेरा मैक्सिमम डाउनफील्ड आएगा, जो कि वैल्यू 4 to 4.5 पे आता है। क्लोराइड वाला एज कम्पेयर टू फ्लोराइड थोड़ा अपफील्ड होगा, ये वैल्यू मेरी 3 से 4 के बीच में आ रही है। ब्रोमाइड वाला उससे थोड़ा अपफील्ड होगा बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी कम हो रही है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फॉलोड बाय क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो मेरे पास यहाँ पे सिग्नल ब्रोमीन के केस में ब्रोमाइड वाली कार्बन जहाँ पे हाइड्रोजन लगे, ये सिग्नल हाइड्रोजन मेरी 2.5 से 4। आयोडाइड के केस में मेरा सिग्नल 2 से 4 के बीच में आ रहा है। देन उसके बाद एल्कोहल, मेरे पास जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसी कार्बन का अगर हाइड्रोजन देखें तो मेरा सिग्नल 3.4 से लेके 4 के बीच में आ रहा है। ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड अगर मेरे पास किसी ग्रुप में कार्बोनाइल लगे उसके साथ कार्बन दैट इज ये अल्फा हाइड्रोजन होगी ना, ये अल्फा हाइड्रोजन नियरली 2 से 2.7 के बीच में सिग्नल देते हैं, 2-3 के बीच में कह लो। ऐसे ही अगर मेरे पास कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो अल्फा हाइड्रोजन मेरी 2 से 2.6 नियरली सेम हो गया, चाहे कार्बोनाइल ग्रुप हो चाहे कार्बोक्सिल ग्रुप हो, तो मेरे नियरली 2 से 3 के बीच में सिग्नल है। देन उसके बाद हमारे पास हाइड्रोक्सिल है। अब एल्कोहलिक हाइड्रोजन आ गया, ये मेरी 1 से 5.5 के बीच में सिग्नल देती है, डिपेंड करती है मेरी उस सोल्यूशन में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी है, उस सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। हमने ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये डिस्कस करे ना, जो मेरे सोल्यूशन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो मेरे डाउनफील्ड सिग्नल आते हैं। अगर डाइल्यूशन है तो समटाइम्स ऐसा भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें ऑब्जर्व भी नहीं होती। देन उसके बाद फिनोलिक कंपाउंड्स है। फिनोलिक कंपाउंड्स में मेरे फिनोलिक हाइड्रोजन जो एरोमेटिक रिंग पे OH लगा हुआ है, ये वाली हाइड्रोजन मेरी 4 से 12 के बीच में है, डिपेंड करता है कितने एक्सटेंट तक हमारे पास डाउनफील्ड हो रहा है। देन उसके बाद इनोलिक, इनोल्स हमारी क्या होती है, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है तो इनोलिक हाइड्रोजन हमारी ये वाली होगी 9 to 10 के आसपास सिग्नल देते हैं। अगर मैं इस केस में टोटोमर बनाऊं तो यहाँ पे मेरे पास टोटोमर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड H, मेरी हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो ये मेरी आप कह सकते हैं एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि एल्डिहाइड हाइड्रोजन मेरी 9 से 10 के बीच में सिग्नल देती है, तो इनोलिक भी मेरी 9 से 10 में। ऐसी कार्बोक्सिल वाला मेरा सिग्नल 10.5 से 12 के बीच में आ जाता है। अमाइनो ग्रुप का मेरे पास सिग्नल 1 से 5 के बीच में, और जैसे एल्कोहल में हमारे पास सिग्नल था 1 से 5.5, ऐसी एक्सटेंट डिपेंड करता है कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उस अकॉर्डिंग मेरे सिग्नल डाउन से। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ये कंपाउंड मिथाइल इथेनोइड, और ये एस्टर है। कॉमन नेम इस कंपाउंड का हो गया मिथाइल एसीटेट। इस केस में मेरे पास कितने सिग्नल्स आएंगे, अब अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास क्या डेल्टा वैल्यू आएगी हम ये डिस्कस करें। यहाँ पे मेरे 2 टाइप की कार्बन है, ये वाली 2 जहाँ पे जिन पे हाइड्रोजन लगे हैं, वैसे 3 कार्बन है। ये कार्बन का हाइड्रोजन का अलग एनवायरनमेंट है, ये अलग एनवायरनमेंट है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 सिग्नल्स आएंगे। 2 सिग्नल्स की डेल्टा वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कैसी होगी, ये सिग्नल कार्बोनाइल की एडजेसेंट है, दैट इज ये अल्फा हाइड्रोजन होगी। अल्फा हाइड्रोजन मेरी 2 से 3 के बीच में सिग्नल देती है। जो मेरे सिग्नल जहाँ पे ऑक्सीजन लगी हुई है, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगे उसी कार्बन पे ऑक्सीजन लगी हुई है, वो मेरे सिग्नल्स देते हैं। जो मेरी अल्फा हाइड्रोजन है एल्कोहल की, वो मेरी यूजली सिग्नल देते हैं 3 से 4 के बीच में, तो ये वाला जो सिग्नल है मेरा B 3 से 4 के बीच में आएगा, ये सिग्नल मेरा 2 से 3 के बीच में आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास अगला कंपाउंड है इथाइल ब्रोमाइड। इस केस में मेरे पास टोटल 2 सिग्नल्स आएंगे। उन सिग्नल्स की डेल्टा वैल्यू क्या होगी मेरे पास 2 से 3 के बीच में। जो अल्फा ब्रोमो वाला है हम लोगों ने देखा, मेरे पास 2.5 से 4 के बीच में सिग्नल आ रहा है, तो मेरे पास अल्फा ब्रोम जहाँ पे अल्फा ब्रोमीन
हाइड्रोजन है, 2 से 3 के बीच में विद द डिस्टेंस इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता है, तो बीटा वाले थोड़े आप फील्ड आएंगे, ये 1 से 2 के बीच में सिग्नल आ जाते हैं। ये हमने एनएमआर के बारे में पढ़ा, नंबर ऑफ सिग्नल। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा केमिकल शिफ्ट, बिकॉज ऑफ शील्डिंग डिशील्डिंग से मेरे पास एक पर्टिकुलर प्रोटॉन का क्या एनवायरनमेंट है वो पता चल जाएगा और क्या एग्जैक्ट डेल्टा वैल्यू हमारे पास है। थर्ड हमें आ रहा है एनएमआर में हमें फाइंड होता है फैक्टर पीक एरिया एंड प्रोटॉन काउंटिंग। पीक एरिया क्या है, हमारे कोई भी पीक है उसका एरिया, उससे हम क्या इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं किसी भी कंपाउंड की, उसमें मेरे पास कितनी उस पर्टिकुलर पीक के कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन है। हमें एनएमआर में सपोज कोई भी कंपाउंड है उसके इसमें मुझे 2 सिग्नल मिल रहे हैं, 2 सिग्नल कौन कौन सी डेल्टा वैल्यू पे मिल रहे हैं, मुझे वहाँ पे उनका एनवायरनमेंट पता चल गया, उन पीक्स की मेरे पास क्या इंटेंसिटी है, क्या उनमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो मुझे ये पता चल जाएगा ना वहाँ पे मेरे पास CH3 ग्रुप है, CH2 ग्रुप है या CH ग्रुप है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पीक एरिया एंड प्रोटॉन काउंटिंग। पीक एरिया प्रोटॉन काउंटिंग मीन्स इंटेंसिटी और एरिया ऑफ पीक्स है जो हमें इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होते हैं। सपोज मेरी एक पीक यानी एक टाइप की हाइड्रोजन को बता रही है, एक टाइप की हाइड्रोजन मीन्स वो हम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन की बात करें। अगर मेरे पास किसी मॉलिक्यूल में 2 पीक्स आ रही है मीन्स 2 टाइप की हाइड्रोजन है और दोनों पीक्स की हाइड्रोजन आपस में नॉन इक्विवेलेंट है। अब मेरे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है इसे समझने के लिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 टोटल, ये मेरा कंपाउंड है इथाइल इथेनोएट, इथाइल एसीटेट कॉमन नेम है। अब इस केस में अगर मैं देखूं मेरे पास एनएमआर में 3 सिग्नल्स आते हैं, 3 टाइप के हाइड्रोजन, 3 टाइप के सिग्नल्स आ रहे हैं। वो सिग्नल्स किस पर्टिकुलर वैल्यू पे आएगी, ये सिग्नल कार्बोनाइल के एडजेसेंट है, मेरा 2 से 3 के बीच में आता है। ये सिग्नल ऑक्सीजन के, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ पड़े हैं कार्बन पे, तो मेरे ये सिग्नल 3 से 4 के बीच में आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने 4 वैल्यू अप्रॉक्सीमेट। ये सिग्नल मेरे बीटा पोजीशन होगी ऑक्सीजन की विद रिस्पेक्ट टू 1 से 2 के बीच में आ जाते हैं। हमें एनएमआर में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिली कितने सिग्नल आएंगे, अगली इन्फॉर्मेशन मिली वो कौन सी केमिकल शिफ्ट वैल्यू डेल्टा पे आएंगे। थर्ड हमें मिल रहा है पीक एरिया और प्रोटॉन काउंटिंग। इस पर्टिकुलर कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे, यहाँ पे 2 लगे, यहाँ पे 3, दैट मीन्स ये जो मेरी 3 पीक्स हैं उनकी जो मेरी इंटीग्रल वैल्यू होगी या उनके प्रोटॉन्स की रिलेटिव रेशियो होगी, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी, वो मेरी इंटीग्रेशन पीक एरिया या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 3 वैल्यू को क्रॉसपॉन्ड करेंगे। ये एक हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर पे से जो हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा मिला वो हमने ड्रॉ करा है। इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, 3 सिग्नल्स आ रहे हैं। पहला सिग्नल मेरा, सबसे हम 0 डेल्टा वैल्यू से शुरू करें, पहला सिग्नल मेरा ये A हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी वैल्यू जो हमारे पास है 1 से 2 के बीच में आ रही है, 1 से 2 के बीच में आ रही है, 1 से 2 के बीच में आ रही है, और ये इंटीग्रेशन मेरी जो पीक एरिया है 3 को क्रॉसपॉन्ड कर रहा है। देन उसके बाद अगला सिग्नल मेरा 2 से 3 के बीच में, दैट इज ये कार्बोनाइल वाला हो गया, मैं यहाँ पे C रिप्रेजेंट कर देती हूँ, अगेन ये भी मेरी इंटीग्रेशन 3 को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे डाउन फील्ड वाला सिग्नल मेरा जो ऑक्सीजन के जिसके एडजेसेंट पड़ी है, ये नियरली 4 वैल्यू पे आ रहा है और इसकी इंटीग्रेशन मेरी 2 को क्रॉसपॉन्ड करेगी। तो जो मेरा थर्ड पॉइंट है एनएमआर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, पीक एरिया या प्रोटॉन काउंट। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कंपाउंड पैरा डाइमिथाइल बेंजीन। पैरा डाइमिथाइल बेंजीन में अगर मैं क्लोजली देखूं मेरे पास 2 टाइप के सिग्नल्स आएंगे, 2 सिग्नल्स ये मिथाइल, एक सिग्नल मेरा ये मिथाइल 2 मिथाइल ग्रुप की वजह से हो गया, दूसरा सिग्नल मेरा ये 4 एरोमेटिक हाइड्रोजन की वजह से हो गया। अब जो मेरे पास एरोमेटिक वाले सिग्नल है 6 से 8 के बीच में आता है डेल्टा वैल्यू, और जो मेरे अल्फा 2 ये आप कह सकते हैं अलाइलिक हाइड्रोजन होगी, जो मेरी बेंजीन रिंग पे कार्बन लगे उस पे जो हाइड्रोजन लगे वो मेरी 2 से 3 के बीच में है। तो एनएमआर में मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, 2 सिग्नल्स आएंगे, केमिकल शिफ्ट मेरी किस वैल्यू पे आएगी, थर्ड पॉइंट हमारा प्रोटॉन काउंट। अगर मैं एनएमआर स्पेक्ट्रम ड्रॉ करूँ तो मेरे पास 2 से 3 के बीच में एक सिग्नल आ जाएगा, एक 6 से 8 के बीच में,
2 से 3 वाला सिग्नल मेरा 6 हाइड्रोजन को क्रॉस बॉन्ड कर रहा है। जो मेरा 6 से 8 वाला है वो मेरा 4 हाइड्रोजन को क्रॉस बॉन्ड कर रहा है। मेरे पास जो एनएमआर की सिग्नल से रिलेटिव रेशियो आ जाती है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाती है। और मैं क्या कह सकती हूँ, ये इंटीग्रेशन वैल्यू मेरी 2 और 3 के फॉर्म में भी हो सकती है, 4 और 6 के फॉर्म में भी हो सकती है। तो मेरे पास जो एनएमआर में थर्ड पॉइंट क्या हमें मिल रहा है कि मेरे सिग्नल कैसे स्प्लिट हो रहे हैं, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने मिल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनएमआर से जो फोर्थ इंफॉर्मेशन मिलती है स्पिन कपलिंग की। हमें एक पर्टिकुलर प्रोटॉन जिसका हम पीक देख रहे हैं उसके एडजेसेंट कितने विसिनल पोजीशन पे प्रोटॉन पड़े। विसिनल पोजीशन क्या होती है, हमारे पास जो 2 कार्बन है, सपोज मैं इस हाइड्रोजन को देखना चाह रही हूँ, ये हाइड्रोजन के एडजेसेंट मेरे पास 2 हाइड्रोजन भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो हमारे पास जो स्पिन कपलिंग है, स्प्लिटिंग है, मेरे सिग्नल्स मेरी हाइड्रोजन कैसे स्प्लिट करेंगे डिपेंड करेगा उसके एडजेसेंट कितनी हाइड्रोजन पड़ी है। और उस कार्बन पे अगर एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन नॉन इक्विवेलेंट है तो भी दोनों एक दूसरे को स्प्लिट करेंगे, जैसे मेरे पास सिस और ट्रांस वाला केस होता है। तो मुझे इंफॉर्मेशन स्प्लिटिंग से क्या मिलेगी, अगर मेरे पास जेमिनल हाइड्रोजन है जो सेम कार्बन पे लगी होती है, जैसे सिस ट्रांस के केस में मेरे पास अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है, यहाँ पे Br ग्रुप लगा है, ये मेरी 2 हाइड्रोजन है, ये मेरे दोनों हाइड्रोजन नॉन इक्विवेलेंट है। तो इस हाइड्रोजन के लिए इसकी स्प्लिटिंग, इस हाइड्रोजन के इसकी स्प्लिटिंग, मेरे पास उसके एडजेसेंट कितनी हाइड्रोजन है या उस कार्बन पे कितनी हाइड्रोजन है। अगर मेरी विसिनल हाइड्रोजन है, मैं इस हाइड्रोजन का सिग्नल देख रही हूँ तो यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन पड़ी है, उस वजह से मेरा जो सिग्नल है स्प्लिट करेगा। तो मेरे पास जो सिग्नल इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के उनके लिए मेरे पास एक पीक आ जाती है, बट वो पीक फर्दर मेरी स्प्लिट हो जाएगी अगर उसके एडजेसेंट मेरे पास कोई हाइड्रोजन पड़ी है। तो हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल है 1 2, मेरे पास यहाँ पे 1 1 2 ट्राइब्रोमो इथेन कंपाउंड है। 1 1 2 ट्राइब्रोमो मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे 2 ब्रोमीन ग्रुप लगे, सेकंड पोजीशन पे मेरे 1 ब्रोमीन ग्रुप लगे। अब एनएमआर की जो मुझे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी, यहाँ पे मेरे 2 सिग्नल्स होंगे, मैं यहाँ पे A और B लिख सकती हूँ। जो मेरा ये वाला सिग्नल है 2 ब्रोमीन, 1 ब्रोमीन की वजह से मेरे पास सिग्नल 2 के आसपास आता है, 2 से 3 के बीच में आता है, आप कह सकते हैं। 2 ब्रोमीन की वजह से मेरा सिग्नल थोड़ा डाउनफील्ड होएगा, 2 ब्रोमीन की वजह से मेरा सिग्नल नियरली 5 to 6 के बीच में आ जाता है, 5 के आसपास आ जाता है। यहाँ पे मेरे पास 1 ब्रोमीन लगा है, तो यहाँ पे मेरा जो सिग्नल है 2 से 3 के बीच में आना चाहिए, बट एडजेसेंट भी मेरे पास उसके बिल्कुल पास भी विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये वाला जो सिग्नल है मेरा 4 के आसपास आता है और ये मेरा 5 6 के आसपास आता है। पहली इन्फॉर्मेशन मुझे मिली 2 सिग्नल, सेकेंड इन्फॉर्मेशन मुझे डेल्टा वैल्यू की मिली, थर्ड इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी पीक एरिया। जो मेरी A एंड B पीक है एनएमआर में, वो A पीक मेरी 2 हाइड्रोजन को इंटीग्रेशन वैल्यू आएगी और B पीक मेरे पास 1 हाइड्रोजन की इंटीग्रेशन वैल्यू आएगी। अब जो ये 2 मेरी पीक्स हैं एक्चुअल में मुझे सिंगलेट नहीं दिखेंगी, वो भी फर्दर स्प्लिट होंगी। कैसे स्प्लिट होंगी, ये वाली हाइड्रोजन की पीक इन हाइड्रोजन की वजह से, ये वाली हाइड्रोजन की पीक ये हाइड्रोजन की वजह से स्प्लिट होगी। अब ये स्प्लिटिंग कैसी होती है हम वो स्टडी कर रहे हैं इन स्पिन कपलिंग और स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। हम कह सकते हैं ये मेरी सेकेंडरी हाइड्रोजन होगी जिस कार्बन पे लगी है, वो सेकेंडरी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी कार्बन जो ऑलरेडी 2 कार्बन से कनेक्टेड होती है। ये मेरी टर्शरी हाइड्रोजन होगी, जिस कार्बन पे ये ग्रुप लगा हुआ है वो ऑलरेडी 3 कार्बन पे कनेक्टेड है। तो मेरे पास सेकेंडरी और टर्शरी
हाइड्रोजन वाले सिग्नल्स कैसे स्प्लिट होंगे, हमें कैसे दिखेंगे। सबसे पहले हम सेकेंडरी हाइड्रोजन की बात करें। इसके एडजेसेंट मेरे पास एक हाइड्रोजन है। अब जो एक हाइड्रोजन है उसकी जो मेरे पास स्पिन स्टेट है, मेरी प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन भी कर सकते हैं, अपोज भी कर सकते हैं। जो मेरे पास ये हाइड्रोजन है उसके जो एडजेसेंट हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन का मैग्नेटिक फील्ड मेरे इसके मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन भी कर सकता है, अपोज भी कर सकता है। और मेरे पास दोनों ही स्पिन स्टेट की प्रोबेबिलिटीज है, दोनों स्पिन स्टेट की प्रोबेबिलिटीज है, मीन्स कुछ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मेरे अलाइन कर रहे होंगे, कुछ अपोज कर रहे होंगे। दैट मीन्स जो मेरे अलाइन कर रहे हैं वो वैल्यू मेरे पास लो आ जाएगी, अप फील्ड आ जाएगा। जो अपोज करें वो मेरे पास डाउन फील्ड आ जाएगा। तो मेरा जो CH2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है उसके एडजेसेंट अगर कोई भी मेरे पास हाइड्रोजन नहीं है तो मेरा सिग्नल सिंगल पीक आएगी, लाइक ऐसे आ जाएगा। बट अगर उसके एडजेसेंट एक हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन का मैग्नेटिक फील्ड की दोनों प्रोबेबिलिटी होंगी अलाइन एंड अपोज, और दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं 50-50%। सपोज 50% मॉलिक्यूल अलाइन करें, 50 अपोज करें, तो ये सिंगल पीक मेरे पास सिंगल की बजाय डबलेट आ जाएगी। मेरे पास एक पीक आनी चाहिए बट एक्चुअल में उसके एडजेसेंट एक प्रोटॉन है तो डबलेट आ जाती है। सिमिलरली हम इसके लिए देख सकते हैं। इसके केस में मेरे पास ये टर्शियरी हाइड्रोजन है, इसके एडजेसेंट पे यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन है। अब ये दो हाइड्रोजन की स्पिन स्टेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अलाइन कर सकता है, दोनों का अपोज कर सकता है। पहली का अलाइन, दूसरी का अपोज, पहली का अपोज, दूसरी का अलाइन। तो मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी ये आ गई, एक प्रोबेबिलिटी ये आ गई, दो की ये आ गई। दैट मीन्स ये जो मेरी पीक है ये टर्शियरी वाली, अगर कोई भी इसके सराउंडिंग में प्रोटॉन नहीं है तो सिंगलेट आनी चाहिए। बट अगर उसकी सराउंडिंग में दो हाइड्रोजन है तो वो पीक मेरी ट्रिपलेट में स्प्लिट हो जाएगी। ट्रिपलेट में भी साइड वालों की प्रोबेबिलिटी कम होगी, सेंटर वाले की ज़्यादा हो जाएगी। तो मेरे पास सिग्नल ऐसा हो जाएगा। वो हम कैसे देख रहे हैं, जितनी भी हाइड्रोजन है उनकी सारे प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन लगाते हैं, सारी स्पिन स्टेट के प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन लगा देते हैं, उस अकॉर्डिंग मेरी स्प्लिटिंग हो जाए। तो जो मेरे पास फोर्थ पॉइंट है स्पिन स्पिन कपलिंग या स्प्लिटिंग का, मेरे पास ये वाली टर्शियरी हाइड्रोजन ट्रिपलेट में स्प्लिट होंगी, जो मेरी सेकेंडरी हाइड्रोजन है वो मेरी डबलेट में स्प्लिट हो जाएगी। अब अगर मैं इस कंपाउंड का NMR स्पेक्ट्रम देखना चाहूँ तो मेरे पास वही कंपाउंड है 1,1,2 ट्राइब्रोमो इथेन। इस केस में मेरे पास टोटल कितने सिग्नल्स आएंगे, 2 सिग्नल्स आएंगे। उनकी वैल्यू हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ये वालों की 4 to 5 के बीच में, ये थोड़े डाउन फील्ड आएंगे 5 to 6 के बीच में। इनकी पीक एरिया 2:1 आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट है स्प्लिटिंग। ये जो मेरी ये वाली हाइड्रोजन है इसकी वजह से एक हाइड्रोजन इसके एडजेसेंट में डबलेट में आ गई, और ये हाइड्रोजन जो बी हाइड्रोजन है दो एडजेसेंट हाइड्रोजन की वजह से ट्रिपलेट में स्प्लिट होगी। तो मेरे पास NMR सिग्नल ऐसे आ जाएगी। देन हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, हम डिस्कस करेंगे। सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है 1,1-डाइब्रोमो इथेन CH3CHBr2। अब इस केस में मुझे NMR में फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी, मेरे पास 2 टाइप के प्रोटॉन्स हैं, उनके मेरे सिग्नल्स किस वैल्यू पे आएंगे। यहाँ 2 ब्रोमीन लगी हुई है, मेरे सिग्नल्स डाउन फील्ड आ जाएंगे, ये वाले सिग्नल मेरे थोड़ा अप फील्ड आएंगे। थर्ड इंफॉर्मेशन मुझे क्या मिलेगी, ये वाली पीक 3 हाइड्रोजन को क्रॉसपोंड करेगी, ये वाली पीक मेरी 1 हाइड्रोजन को क्रॉसपोंड करेगी।
नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमें क्या पता चलेगा, मेरे पास वो फर्दर पीक कितने में स्प्लिट होएगी। ये वाली हाइड्रोजन वाली पीक इसकी वजह से स्प्लिट होएगी और ये वाली हाइड्रोजन की पीक इन 3 हाइड्रोजन की वजह से स्प्लिट होएगी। सबसे पहले हम डिस्कस करें ये मिथाइल हाइड्रोजन की। ये मिथाइल हाइड्रोजन मेरे पास 1 प्रोटॉन है इसके एडजेसेंट में, 1 प्रोटॉन है इसके एडजेसेंट में, तो उसकी स्पिन स्टेट की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, अलाइन भी कर सकता है, अपोज भी कर सकता है। इट मीन्स मेरे पास ये वाली पीक डबलेट में आ जाएगी, विच इज क्योंकि दोनों की मेरी स्पिन स्टेट की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट है मेरी ये वाली हाइड्रोजन, बिकॉज ऑफ एडजेसेंट 3 हाइड्रोजन, कितने में मेरा सिग्नल स्प्लिट होगा। अब उसके एडजेसेंट 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन की क्या क्या स्पिन स्टेट की प्रोबेबिलिटी होती है, तीनों अलाइन भी कर सकते हैं, तीनों अपोज भी कर सकते हैं। 2 अलाइन 1 अपोज, जब पहले 2 अलाइन करे तीसरा अपोज कर रहा है, जब पहला तीसरा अलाइन करे दूसरा अपोज कर रहा है, जब पहला अपोज करे दूसरा तीसरा अलाइन कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे 3 की एक जैसी प्रोबेबिलिटी होगी ना, जिसमें 2 अलाइन करे 1 अपोज कर रहा है। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल, नेक्स्ट मेरे पास प्रोबेबिलिटी होगी 2 अपोज करे 1 अलाइन, पहला अपोज दूसरा तीसरा अलाइन। जब मेरे पास पहला और तीसरा अपोज कर रहे हैं सेकेंड अलाइन कर रहा है, जब मेरे पास पहला और दूसरा अपोज कर रहे हैं तीसरा अलाइन कर रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या प्रोबेबिलिटीज 1:3:3:1, तो मेरे पास यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है स्पिन स्टेट की 1:3:3:1, दैट इज जो मेरी सिंगल, अगर मेरे पास उसके एडजेसेंट कोई प्रोटॉन ना हो, दैट इज हम इस प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, इसके एडजेसेंट अगर कोई भी प्रोटॉन नहीं है तो ये मेरा सिंगलेट में रहेगा, सिंगल पीक रहेगी। बट इसके एडजेसेंट 3 प्रोटॉन है, तो मेरे पास तीनों के हमने प्रोबेबिलिटी देखी ये आ रही है, तो जो मेरी ये पीक है क्वार्टेट में स्प्लिट होगी, क्वार्टेट में स्प्लिट होगी विद रेशो, तो मेरे पास ये पीक क्वार्टेट 4 पीक्स आ जाएंगी इंस्टेड ऑफ, इसको हम क्वार्टेट कह देते हैं। अब हम इसका एनएमआर देखेंगे, मेरे पास टोटल एनएमआर कंपाउंड का कैसा आएगा। इस केस में मेरे पास क्या है, ये कंपाउंड था ना हमारे पास 1,1-डाइब्रोमो इथेन। अब इस केस में हमारे पास 2 सिग्नल्स आएंगे, 2 सिग्नल्स आएंगे, कहाँ पे आएंगे हमारे पास केमिकल शिफ्ट, यहाँ पे 2 ब्रोमो एटम लगे, ब्रोमीन एटम लगे, तो ये नियरली 5 से 6 के बीच में सिग्नल आएगा, और यहाँ पे हमारे पास कोई नहीं लगा बट 2 ब्रोमो इसकी बीटा पोजीशन पे पड़े, तो ये मेरा 2 से 3 के बीच में सिग्नल आएगा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो मेरे पास यहाँ पे पीक रेशियो, जो मेरी पीक की इंटेंसिटी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 3:1 आ जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है स्प्लिटिंग पैटर्न, इस वाले हाइड्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन थी तो ये क्वार्टेट में स्प्लिट होएगा, इस वाली 3 हाइड्रोजन के साथ एक तो ये डबलेट में स्प्लिट होगा। तो मेरे पास एनएमआर इस कंपाउंड का कैसे आएगा, मेरे पास 2 से 3 के बीच में क्या आ रही है, एक डबलेट आ रही है, और 5 से 6 के बीच में मेरे पास क्या आ रही है, क्वार्टेट। इंटेंसिटी जो मेरे 2 से 3 है वो 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन के लिए मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे जो मेरी पीक रेशियो है, पीक इंटेंसिटी 1 प्रोटॉन